हेलो मेरे प्यारे दोस्तों, कैसे हैं आप लोग। उम्मीद करते हैं अच्छे होंगे और अच्छे से तैयारी कर रहे होंगे। तो आज आइए, क्लास 10th में जो है बिहार बोर्ड एग्ज़ाम 2027 का जो सिलेबस है उसमें क्या है, सामाजिक विज्ञान में जो इतिहास जो आता है, हिस्ट्री जिसको बोलते हैं, उसमें जो फर्स्ट चैप्टर क्या है, यूरोप में राष्ट्रवाद। उसमें फर्स्ट चैप्टर है यूरोप में राष्ट्रवाद। इसको जो अच्छे तरीके से हम लोग क्लियर करने वाले हैं। यदि आप मेरे चैनल पे पहली बार है तो इसको सब्सक्राइब कीजिए चैनल को, और अपने दोस्तों में भी शेयर कीजिए ताकि जो है आपके साथ साथ आपका दोस्त भी अच्छे तैयारी कर सके। और आपको तो करना ही है, और इसको जो है अच्छे तरीके से क्लियर करने वाले आज। और इस देखिए, तो फर्स्ट चैप्टर में जो है इसमें जो अच्छे तरीके से इसको क्लियर करेंगे, तो जिसमें है ये जो है ना, बिहार बोर्ड 2027 क्या है, बिहार बोर्ड 2027 के लिए बहुत बहुत इम्पोर्टेंट क्वेश्चन है, इसमें कराने वाले हैं आज। तो इसमें जो फर्स्ट है, इसमें क्या है, और फर्स्ट जो है एक शायरी को लेकर आए हम लोग, तो उसमें कर लेंगे, फिर उसके बाद स्टार्ट करेंगे कि जो गिरने से न डरते हैं, क्या बोल रहा है, जो गिरने से डरते हैं वो कभी उड़ान नहीं भरते। जो गिरने से डरते हैं वो कभी उड़ान नहीं भरते। जो मेहनत पर विश्वास रखते हैं वो किस्मत की बात नहीं करते। क्या बोलते हैं, जो गिरने से डरते हैं वो कभी उड़ान नहीं भरते, और जो मेहनत पर विश्वास रखते हैं वो कभी किस्मत की बात नहीं करते। तो चलिए, इसके साथ अच्छा लगा हो तो इसको ज़रूर शेयर कीजिए। तो इसके बाद जो अगला है, हम लोग टॉपिक को स्टार्ट करते हैं। तो यूरोप में राष्ट्रवाद क्या है, फर्स्ट क्या पढ़ेंगे हम लोग, यूरोप में राष्ट्रवाद। फर्स्ट पढ़ेंगे यूरोप में राष्ट्रवाद। यूरोप में राष्ट्रवाद में पहला क्या पढ़ते हैं हम लोग, राष्ट्रवाद क्या है। फर्स्ट क्या है, राष्ट्रवाद क्या है। क्या है कि राष्ट्रवाद एक ऐसी भावना है जो किसी विशेष भौगोलिक और सांस्कृतिक या सामाजिक परिवेश में रहने वाले लोगों में एकता की भावना का विकास करती है, एकता प्रदान करती है। मतलब इसको ये कहेंगे कि अपने देश के प्रति प्रेम की भावना एक क्या कहलाता है, राष्ट्रवाद कहलाता है। क्या है कि अपने देश के प्रति प्रेम की भावना, प्रति लगाव, देश के प्रति जो लगाव होता है, प्रेम की भावना होता है, उसी को क्या कहते हैं, राष्ट्रवाद कहते हैं। वही राष्ट्रवाद कहलाता है। क्या, देश के प्रति प्रेम की भावना, देश के प्रति लगाव, देश के प्रति एकता बनता है, इसको क्या कहते हैं, राष्ट्रवाद कहते हैं। तो सेकंड है, इसके बाद है क्या है, यूरोप एक महादेश है। क्या है, यूरोप जो है एक महादेश है। यूरोप एक महादेश है, यूरोप के महादेश है। इसके अंतर्गत क्या क्या आता है, इटली आता है, जर्मनी आता है, ऑस्ट्रिया, रूस, प्रसा, ब्रिटेन, इसी महादेश के अंतर्गत आता है, इसी महादेश में आते हैं। क्या, इटली, जर्मनी, ऑस्ट्रिया, प्रसा, ब्रिटेन, ये सब किस में आते हैं, ये सब आते हैं इसमें, ये महादेश किस में, यूरोप में। जैसे हम लोग का भारत देश है, भारत देश में जो इसका महादेश कौन सा, एशिया महादेश के अंतर्गत हम लोग का आते हैं। तो दूसरा क्या है, फ्रांस की क्रांति, इसके बारे में पढ़ेंगे हम लोग। फ्रांस की क्रांति जो कब हुआ, 1789 क्रांति पढ़ेंगे, 1830 और 1848 की क्रांति पढ़ेंगे। 3 क्रांति पढ़ेंगे जिसमें फ्रांस की क्रांति हुआ था कब, 1789, 1830 और 1848, तीनों क्रांति पढ़ेंगे। तो 1789 की क्रांति पर फर्स्ट में है कि इतिहास में तो यही है कि डेट थोड़ा सा याद रखना पड़ेगा आप लोग को। तो फर्स्ट है कि 1789 की क्रांति में लुई जो 16वां था शासन काल में हुई थी। 1789 की क्रांति कब हुआ था, तो लुई 16वां के शासन काल में हुआ था। लुई 16 जो इसके शासन काल में हुआ था। 1789 की क्रांति के बाद लुई 16वां के राजशाही का अंत हो गया। क्या हुआ, 1789 की क्रांति जब हुआ उसके बाद क्या, जो था लुई 16वां जो था, इसके राजशाही का अंत हो गया। उसके बाद 1793 में लुई 16वां के फ्रांस की राजा क्या है, फ्रांस की फांसी की सज़ा दी गई। क्या है कि 1793 ईस्वी में, कब, 1793 ईस्वी में लुई 16वां को फांसी की सज़ा दी गई। कब, तो इसको याद रखना डेट, 1793 में लुई 16वां को क्या दिया गया, फांसी की सज़ा दी गई। उसके बाद जस्ट है कि नेपोलियन युग, हम लोग ये बहुत इंपॉर्टेंट जो है, नेपोलियन युग के बारे में पढ़ते हैं। कब से कब तक, 1804 से 1848 तक के युग को नेपोलियन का युग कहते हैं। जिसमें क्या क्या हुआ था, 1804 में नेपोलियन फ्रांस सम्राट बना था। क्या बना था, 1804 में नेपोलियन जो था कहाँ का, फ्रांस का सम्राट बना था, और नेपोलियन संहिता लागू किया। फ्रांस का सम्राट बना 1804 में, और क्या किया, उसमें नेपोलियन संहिता
लागू किया। उसके बाद है 1815 में नेपोलियन वाटरलू के युद्ध में हार गया। 1815 में क्या हुआ, नेपोलियन कहाँ था, वाटरलू के युद्ध में हार गया। कब, 1815 में। तो इसके बाद है जस्ट इसमें 2 पॉइंट याद हो गया, क्या था, 1804 में नेपोलियन फ्रांस का सम्राट बना और नेपोलियन संहिता लागू किया। उसके बाद है 1815 में नेपोलियन वाटरलू का युद्ध में हार गया। उसका 3 नंबर पॉइंट याद रखना आप लोग को कि 1821 में नेपोलियन का मृत्यु हो गया। कब, 1821 में नेपोलियन का मृत्यु हो गया। 1821 में नेपोलियन का मृत्यु हो गया। और एक याद रखना कि 1824, चलो इसको पहले बाद में इसको कर लेते हैं, फिर बाद में करते हैं उसको, 1824 1924 जो भी है, कि 1821 में नेपोलियन का मृत्यु हो गया। फिर उसके बाद है वियना सम्मेलन 1815 में। कब, वियना सम्मेलन कब हुआ, 1815 में। क्या, यूरोप की विजय शक्तियाँ नेपोलियन के पतन के बाद क्या हुआ, यूरोप की विजय शक्तियाँ नेपोलियन के जब पतन हो गया उसके बाद 1815 में ऑस्ट्रिया की राजधानी वियना में एक सम्मेलन बुलाया गया। ऑस्ट्रिया की राजधानी वियना, ऑस्ट्रिया की राजधानी कहाँ, वियना में एक सम्मेलन बुलाया गया जिसे वियना सम्मेलन के नाम से जाना जाता है। कि 1815 में ऑस्ट्रिया की राजधानी कहाँ का, ऑस्ट्रिया की राजधानी में वियना में एक सम्मेलन बुलाया गया जिसे किस नाम से दिया गया, वियना सम्मेलन नाम से जाना जाता है। इसको बहुत इंपॉर्टेंट याद रखिए आप लोग। क्या है कि वियना सम्मेलन की अध्यक्षता ऑस्ट्रिया के चांसलर मेटरनिक ने की थी। ये भी याद रखिएगा ऑब्जेक्टिव में, वियना सम्मेलन की अध्यक्ष कौन था, तो ऑस्ट्रिया का चांसलर था। ऑस्ट्रिया का चांसलर कौन, मेटरनिक ने की थी। उसके बाद है मेटरनिक प्रतिक्रियावादी शासक था। क्या था, मेटरनिक एक प्रतिक्रियावादी शासक था। उसके बाद है कि मेटरनिक क्या था, एक प्रतिक्रियावादी शासक था जिसका उद्देश्य था कि गणतंत्र का विरोध करना। इसका उद्देश्य था कि गणतंत्र का विरोध करना था, इसका सपोर्ट नहीं, गणतंत्र का विरोध करना था। उसके बाद है कि राजतंत्र का पुनः स्थापना करना था। इसका क्या था, जो है गणतंत्र का विरोध और राजतंत्र का पुनः स्थापना करना था। किसका, तो मेटरनिक का उद्देश्य था। मेटरनिक ने फ्रांस में पुरातन व्यवस्था की पूर्ण स्थापना किया। उसके बाद क्या है, मेटरनिक ने क्या किया, फ्रांस में, मेटरनिक ने जो है फ्रांस में पुरातन व्यवस्था की पूर्ण स्थापना किया। फ्रांस में क्या किया, पुरातन व्यवस्था का पूर्ण स्थापना किया। उसके बाद है वियना कांग्रेस द्वारा फ्रांस में बुर्बो राजवंश का पुनर्स्थापित किया गया तथा लुई 18वां फ्रांस का राजा बना। क्या बना, 1800 कितना में, 1818वां क्या बना, राजा बना। क्या, वियना कांग्रेस द्वारा फ्रांस में बुर्बो राजवंश का पुनर्स्थापना किया गया। किसके द्वारा, वियना कांग्रेस के द्वारा फ्रांस में बुर्बो राजवंश का पुनर्स्थापित किया गया तथा लुई 18वां फ्रांस का राजा बना। कौन बना, लुई 18वां फ्रांस का राजा बना। उसके बाद है वियना कांग्रेस की उपलब्धियाँ, इसके बारे में पढ़ेंगे। वियना कांग्रेस की उपलब्धियाँ। आप लोग बोर तो नहीं हो रहे हैं, चलिए उसके बाद जो है इसको एक शायरी अच्छा से कर लेते हैं। उसके बाद एक्टिव होके पढ़िए। इसमें जो है ना थोड़ा सा जो है इतिहास है बोरिंग थोड़ा सा सबको लगता है, सामाजिक विज्ञान तो भाषा वाली सब्जेक्ट था, इसलिए यदि बोर हो रहे होंगे तो कोई बात नहीं, चलिए इसको एक्टिव होके थोड़ा सा करते हैं। और आगे शायरी उरी भी है तो इसमें जो है ना बोरिंग फील नहीं करना, आराम आराम से देखना इसको और अच्छे से करना है। तो फ्रांस में बुर्बो वंश की पुनर्स्थापना कर लुई 18वां को क्या किया गया, फ्रांस में जो है बुर्बो जो है पुनर्स्थापना कर दे, लुई 18वां को फ्रांस का राजा बना दिया गया। किसको, लुई 18वां को क्या किया, फ्रांस का राजा बना दिया गया। इटली को मेटरनिक ने कई राज्यों में विभाजित कर दिया। इटली को क्या किया, मेटरनिक ने कई राज्यों में विभाजित कर दिया। इटली जो था इसको मेटरनिक जो था कई राज्यों में विभाजित कर दिया। किसको, इटली को। और जर्मनी में 39 रियासत का संघ कायम रहा। किसमें, जर्मनी में 39 रियासत संघ कायम रहा जिस पर ऑस्ट्रिया का अधिकार स्थापित किया गया। जिस पर क्या क्या, ऑस्ट्रिया का अधिकार स्थापित किया गया। आई होप को आप लोग को अच्छे तरीके से समझ में आ रहा होगा। यदि पढ़ने में थोड़ा सा बोरिंग फील हो रहा आप लोग को तो भाषा वाली ही इसको कर रहे हैं। जो भी अब की बार जो इसमें जो है क्या
क्वेश्चन आंसर जो कराने वाले हैं सामाजिक विज्ञान का, सिर्फ क्वेश्चन आंसर, तो उसमें क्या ना वो बहुत अच्छे तरीके से उसको करेंगे। और इसमें जो है ये सब पढ़ना बहुत ज़रूरी है, क्योंकि इससे जो है ना कब क्या हुआ इससे ऑब्जेक्टिव क्लियर होता है, ऑब्जेक्टिव के साथ साथ सब्जेक्टिव भी क्लियर होता है। यदि आप लोग को सिर्फ क्वेश्चन आंसर ही करना है तो नेक्स्ट वीडियो हो जाए क्वेश्चन आंसर के लिए है, लेकिन इससे जो है क्वेश्चन आंसर भी हो रहा है साथ में और ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन आंसर भी क्लियर होते जा रहा है, इसलिए इसको करना बहुत ज़रूरी है ना। तो जो है क्या बोलते हैं, पेड़ को लगाने के लिए जड़ मजबूत रखना पड़ेगा, तब पेड़, नहीं तो आंधी उसको गिरा भी सकता है। इसलिए जो है इसका जो है पहले जड़ मजबूत कर लेता हम लोग, फिर क्वेश्चन आंसर करेंगे, फिर ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन आंसर भी इसी में तैयार कर लेंगे। तो क्या है, तो उसके बाद क्या हम लोग पढ़ेंगे 1830 के फ्रांसीसी की क्रांति, बहुत ही इंपॉर्टेंट, जिसको आप VVI भी लगा सकते हैं। 1830 की फ्रांसीसी क्रांति और 1848 के फ्रांसीसी क्रांति बहुत वेरी इंपॉर्टेंट, जिसको हम बोल सकते हैं। तो क्या है, 1830 की फ्रांसीसी क्रांति का चार्ल्स दशम के शासनकाल में हुई थी। कब हुआ था? 1830 के जो फ्रांसीसी क्रांति था कब हुआ था? चार्ल्स दशम के शासनकाल में हुई थी। चार्ल्स दशम जो था कि प्रधानमंत्री पॉलीग्रेक था। क्या था? पॉलीग्रेक था। चार्ल्स दशम का प्रधानमंत्री कौन था? पॉलीग्रेक था। उसके बाद 1830 की क्रांति के बाद, इसमें 2 पॉइंट याद रख लेना। फर्स्ट पॉइंट क्या था? 1830 फ्रांसीसी क्रांति चार्ल्स दशम क्या शासनकाल में हुई थी। कब हुआ था? चार्ल्स दशम के शासनकाल में हुई थी। उसके बाद चार्ल्स दशम का प्रधानमंत्री कौन था? पॉलीग्रेक था। कौन था? पॉलीग्रेक। 1830 की क्रांति के बाद, क्या? अब 1830 की क्रांति के बाद चार्ल्स दशम फ्रांस की गद्दी को त्याग कर, क्या था? चार्ल्स दशम जो था फ्रांस की गद्दी को त्याग कर इंग्लैंड पलायन हो गया, यानी इंग्लैंड चला गया। क्या हो गया? 1830 के क्रांति के बाद चार्ल्स दशम जो था कहाँ चला गया? इंग्लैंड पलायन हो गया। इंग्लैंड पलायमान हो गया। उसके बाद है, जाओ रे इंग्लैंड, जाओ इंग्लैंड तुम भी। उसके बाद है 1830 के क्रांति के बाद चार्ल्स दशम कहाँ चले? गद्दी को त्याग कर इंग्लैंड पलायमान हो गया। उसके बाद है जस्ट कि फ्रांस में ब्रूओ वंश का अंत हो गया। उसके बाद क्या हुआ? फ्रांस में जो है ब्रूओ वंश का अंत हो गया। और क्या हुआ? अर्लेकियंस वंश का लुई फिलिप फ्रांस का शासक बना। कब बना? कि फ्रांस में ब्रो वंश का अंत हो गया और अर्लेयंस वंश का लुई फिलिप फ्रांस का शासक बना। अब 1830 के क्रांति के बाद संवैधानिक राजतंत्र की स्थापना हुई। क्या हुआ थी? संवैधानिक राजतंत्र की स्थापना हो। कब? 1830 क्रांति के बाद। उसके बाद है 1848 की फ्रांसीसी क्रांति। आई होप कि 1830 इसका क्रांति अच्छे तरीके से समझ में आया होगा। इसमें 4 पॉइंट है, इसमें 3 पॉइंट भी अच्छे से याद रख लेते हैं तो एग्जाम में बेहतर कर सकते हैं। इसकी यदि क्वेश्चन आए तो इसको सही से बना सकते हैं, इसलिए इसमें 4 पॉइंट है, इसको अच्छे तरीके से याद रखना कि 1830 की फ्रांसीसी क्रांति चार्ल्स दशम शासक काल में हुई थी। कब हुआ था? चार्ल्स दशम का। उसके बाद प्रधानमंत्री पॉलीग्रेक बना था। 1830 के फ्रांसीसी के बाद चार्ल्स दशम जो थे फ्रांस की गद्दी को त्याग कर कहाँ चले गए? इंग्लैंड पलायमान हो गए। उसके बाद लास्ट में क्या? ब्रो वंश को ये जो है का अंत हो गया और अर्लियंस वंश का लुई फिलिप फ्रांस का शासक बना। इतना सा है। इसको अच्छे तरीके से यदि आप लोग 1-2 बार रिवाइज कीजिएगा, इतिहास है बोलता है ना कि सबसे इतिहास हिस्ट्री तुम्हारा बता देंगे हम, तो इतिहास इतना आसान नहीं है बच्चों। इसको जो है जो अच्छे तरीके से करना पड़ता है मेरे भाई। तो क्या है? उसके बाद 1830 क्रांति हो गया। 1848 के फ्रांसीसी क्रांति हम लोग पढ़ेंगे। क्या है? 1848 के फ्रांसीसी क्रांति। 1848 की क्रांति लुई फिलिप के शासनकाल में हुई थी। अब इसको अच्छे तरीके से याद रखना कि ऑब्जेक्टिव में भी पूछा जा सकता है कि 1848 के जो फ्रांसीसी क्रांति थी वो लुई फिलिप के शासनकाल में हुई थी। तो याद रखना किसके शासनकाल में? लुई फिलिप के शासनकाल में हुई थी। 1 मिनट, इसको तो थोड़ा इरेज कर लेते हैं। अरे हो जा रही है। चलो उसके बाद क्या था कि 1848 की क्रांति जो था किसके शासनकाल में हुई थी? लुई फिलिप के शासनकाल में हुई थी।
उसके बाद है कि लुई फिलिप का प्रधानमंत्री गीजो था। जो लुई फिलिप जो था उसका प्रधानमंत्री कौन था? गीजो। इस सब में जो है ना थोड़ा सा अजीब अजीब नाम ही रहता है। लुई फिलिप का प्रधानमंत्री कौन था? गीजो। नाम सुन लीजिए, लुई फिलिप का प्रधानमंत्री कौन था? गीजो था। क्रांति के बाद लुई फिलिप गद्दी छोड़कर इंग्लैंड चला गया। क्रांति के बाद क्या हुआ? लुई फिलिप अपना गद्दी छोड़कर कहाँ चला गया? इंग्लैंड चला गया। ये चलो इंग्लैंड घुमाते हैं। क्रांति के बाद लुई फिलिप गद्दी छोड़कर इंग्लैंड चला गया। नेशनल क्या है? असेंबली ने गणतंत्र की घोषणा क्या है? नेशनल असेंबली ने गणतंत्र की घोषणा किया। उसके बाद है पुरातन व्यवस्था का अंत हो गया। पुरातन व्यवस्था जो था इसका अंत हो गया। क्या है? पुरातन व्यवस्था का अंत हो गया। लुई नेपोलियन का सम्राट बना। क्या है कि पुरातन व्यवस्था का अंत हो गया और लुई जो है नेपोलियन फ्रांस का सम्राट बना। लुई नेपोलियन कौन? लुई नेपोलियन फ्रांस का सम्राट बना। अब इतना होने के बाद अब इटली का एकीकरण पढ़ेंगे, जिसको छोटे छोटे राज्यों में विभाजित कर दिया गया था। उसके इतना होने के बाद क्या पढ़ेंगे? इटली के एकीकरण। इसका एकीकरण में क्या क्या है? इटली के एकीकरण में बाधक तत्व। इटली का एकीकरण कौन कौन नहीं होने दे रहा था, तो इसका तत्व पढ़ेंगे। इटली का एकीकरण, इटली जो है कई छोटे छोटे स्वतंत्र राज्य में विभक्त था। इटली जो क्या था? बहुत सारे स्वतंत्र राज्य में विभक्त था। छोटे छोटे स्वतंत्र राज्य में विभक्त था। कौन? बहुत सारे। तो इटली जो है बहुत सारे छोटे छोटे कई राज्य में जो है स्वतंत्र राज्य में क्या था? विभक्त था। उसके बाद है इटली पर ऑस्ट्रिया तथा फ्रांस जैसे विदेशी राष्ट्रों का हस्तक्षेप था। इटली पर क्या था? ऑस्ट्रिया तथा फ्रांस जैसे विदेशी राष्ट्रों का हस्तक्षेप था, कब्जा करके रखा था बहुत सारे राज्य ने, जो विदेशी राष्ट्रों का हस्तक्षेप था। इटली के राजधानी पोप का प्रभाव था। क्या था? इटली का जो राजधानी पोप था उसका ही प्रभाव था इस पर। उसके बाद है कि इटली के एकीकरण के नायक कौन रहा? इसका नायक हीरो कौन है? इटली के एकीकरण के नायक कौन था? तो मेजनी था फर्स्ट नंबर में, काउंट काबर था, गेरिबाल्डी था। तीनों के बारे में अच्छे तरीके से पढ़ेंगे। क्या था? फर्स्ट मेजनी, काउंट काबर और गेरिबाल्डी। तो मेजनी के बारे में देखते हैं हम लोग। मेजनी कौन था? मेजनी साहित्यकार, गणतांत्रिक विचारों का समर्थक और योग्य सेनापति भी था। क्या था? मेजनी दो साहित्यकार, गणतांत्रिक और विचारों का समर्थक और योग्य सेनापति था। मेजनी का संबंध जो था कार्बोनरी गुप्त नामक किससे था? कार्बोनरी नामक गुप्त दल से था। मेजनी का संबंध किससे था? कार्बोनरी। ऑब्जेक्टिव पूछा जाता है। मेजनी का संबंध कार्बोनरी नामक गुप्त दल से था। 1830 में मेजनी इटली का एकीकरण करना चाहा। कब? 1830 में जो है मेजनी ना क्या करना चाहा? इटली का एकीकरण करना चाहा, लेकिन मेटरनिक ने क्या किया? नागरिक आंदोलन को दबा दिया। क्या किया? 1830 में जो है मेजनी ने क्या किया? उसको इटली को एकीकरण करना चाहा, लेकिन इधर लगा हुआ था मेटरनिक ने क्या किया? नागरिक आंदोलन को दबा दिया, जिसके कारण मेजनी का इटली का पलायन करना पड़ा। क्या क्या? इसको दबा दिया, जिसके कारण क्या हो ना, मेजनी को क्या करना पड़ा? इटली से पलायन करना पड़ा। समझ में आ रहा होगा आप लोग को अच्छे तरीके से। यदि इसको भाषा की तरह आप लोग भी अच्छे तरीके से कहानी की तरह पढ़ते हैं तभी आपको समझ में आएगा। क्या हुआ था? 1830 में जो है बच्चों मेजनी इटली का एकीकरण करना चाहा, लेकिन मेटरनिक ने क्या किया? नागरिक आंदोलन को दबा दिया, जिसके कारण मेजनी को इटली से पलायन होना पड़ा जो भी है ये होना पड़ा। उसके बाद है मेजनी ने 1831 में यंग इटली नामक का संस्था का स्थापित किया। मेजनी ने क्या किया? यंग इटली नामक संस्था का स्थापना किया। कब? 1831 में। ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन आ गया। ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन, मेजनी ने 1831 में यंग इटली नामक संस्था का स्थापना किया। उसके बाद मेजनी ने 1834 में यंग यूरोप नाम का स्थापना भी किया। 1831 में क्या क्या? यंग इटली नामक। उसके बाद 1834 में क्या क्या? यंग यूरोप नामक संस्था का स्थापना किया। आई होप कि ये दोनों आप लोग को समझ में आ ही गया होगा। क्या है? 1831 में यंग इटली नामक और 1834 में यंग यूरोप नामक स्थापना का स्थापित किया। उसके बाद है 1848 में मेटरनिक का पतन के बाद क्या था? उसके बाद आ गया
1848 क्या हुआ? मेटरनिख के पतन के बाद मेजनी पुनः इटली आया। जब मेटरनिख ने क्या क्या था, या इधर ध्यान दो इधर इधर थोड़ा सा, क्या क्या था? 1830 में मेजनी जो इटली का एकीकरण करना चाहा, लेकिन मेटरनिख ने क्या किया, इस भाई साहब ने नागरिक आंदोलन को दबा दिया। उससे क्या करना पड़ा, इटली से इसको जाना पड़ा। उसके बाद फिर इधर ध्यान देना है, क्या हुआ? 1848 में जब मेटरनिख का पतन हो गया, अब तो गया, उसके बाद क्या करना पड़ा, इटली फिर आ गया, ये मेजनी पुनः इटली आ गया। उसके बाद ऑस्ट्रिया का हस्तक्षेप से इटली का जनवादी आंदोलन को कुचल दिया। क्या किया? ऑस्ट्रिया का हस्तक्षेप से, किसके? ऑस्ट्रिया का हस्तक्षेप से इटली में जनवादी आंदोलन को कुचल दिया गया। कब? 1848 के बाद क्या था? ऑस्ट्रिया के हस्तक्षेप से इटली के जनवादी आंदोलन को कुचल दिया गया। मेजनी की क्या है? मेजनी की पुनः हार हो गया, बेचारा मेजनी के पुनः हार हो गई हुई और वह पुनः पलायमान कर दिया गया। कितना बार जाएगा रे भाई वाह, और कितना बार आएगा? क्या हो गया? ऑस्ट्रिया का हस्तक्षेप के बाद इटली में जनवादी आंदोलन को कुचल दिया गया और मेजनी की पुनः हार हुई और बेचारा को पुनः पलायमान कर दिया गया। क्या बताएं, किसी का समय खराब होता है। क्या मतलब? फिर काउंट काबूर के बारे में हम लोग पढ़ेंगे। मेजनी तो हो गया, पलायमान। अब काउंट काबूर क्या है? सर्डिनिया नामक सुना होगा। उसके बाद पिडमाउंट, पिडमाउंट के शासक विक्टर एमुनुएल ने काउंट काबूर को प्रधानमंत्री नियुक्त किया गया। कि सर्डिनिया के पिडमाउंट के शासक ने क्या किया? शासक विक्टर एमुनुएल ने काउंट काबूर को प्रधानमंत्री नियुक्त किया गया। प्रधानमंत्री किसने? सर्डिनिया के पिडमाउंट ने। ये ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन है, किस मतलब काउंट काबूर को किस पद पर नियुक्त किया गया? तो प्रधानमंत्री पद पर नियुक्त किया गया। दोस्तों, प्रधानमंत्री, मेरे भाई इसको याद रखना सही से, ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन है, अच्छे से याद रखना। किस पद पर नियुक्त किया गया? तो प्रधानमंत्री पद पर नियुक्त किया गया। उसके बाद है 1853 से 54 में क्रीमिया के युद्ध में काउंट काबूर ने फ्रांस की तरफ से भाग लिया। उसके बाद क्या किया? 1853-54 के बीच में क्रीमिया के युद्ध में, किसमें, कौन सा युद्ध में भाग लिया था? तो क्रीमिया के युद्ध में काउंट काबूर जो थे, क्रीमिया के युद्ध में काउंट काबूर फ्रांस के तरफ से भाग लिया। किसमें? क्रीमिया के युद्ध में काउंट काबूर ने फ्रांस की तरफ से भाग लिया। उसके बाद है फ्रांस को मदद करने के लिए, क्या है? मदद के लिए बदला में फ्रांस को मदद करने के लिए नीस और सेवाय नामक रियासत देना स्वीकार किया। किसने? क्या? फ्रांस को मदद करने के लिए, किसने? फ्रांस को मदद करने के लिए नीस और सेवाय नामक रियासत देना स्वीकार किया। काउंट काबूर फ्रांस की मदद से, काउंट काबूर जो है फ्रांस की मदद से ऑस्ट्रिया को हराकर क्या किया? लोम्बार्डी और वेनेशिया पर कब्जा कर लिया। उसको हरा दिया। किसको? ऑस्ट्रिया को हराकर उसके बाद लोम्बार्डी और वेनेशिया का पर कब्जा कर लिया। क्या कर लिया? कब्जा कर लिया। उसके बाद एक संधि के तहत लोम्बार्डी पर पिडमाउंट का अधिकार और उसके बाद क्या? वेनेशिया पर ऑस्ट्रिया का अधिकार माना। किस पे? लोम्बार्डी पर पिडमाउंट का अधिकार और वेनेशिया पर किसका अधिकार? ऑस्ट्रिया का अधिकार माना गया। उसके बाद फिर हुआ 1848 तक तो इधर ख़त्म हो गया। अब 1860 से 61 के बीच में क्या क्या हुआ? 1860 से 61 के बीच में क्या क्या हुआ उसमें देखते हैं कि 1851 ने सिर्फ रोम को छोड़कर उत्तरी और मध्य इटली पर सभी रियासत यानी क्या क्या परमा, मोडेना, टस्कनी को मिला लिया। सिर्फ किसको छोड़ दिया? रोम को छोड़ दिया और बाकी सबको क्या किया? उत्तरी और मध्य इटली को सभी रियासत प्रेमा को मिला दिया गया। अरे तेरी का कहाँ से डीजे आ गया रे भाई वाह। उसके बाद है क्या? 1862 तक दक्षिणी इटली रोम और वेनेशिया को छोड़कर बाकी सब रियासत को मिला लिया। इसमें भी क्या 1862 में क्या क्या? 1862 तक दक्षिणी इटली, और इसमें इधर क्या होता? उत्तरी इटली और मध्य इटली को मिलाया था, इसमें सिर्फ रोम को छोड़कर। उसके बाद 1862 में दक्षिणी इटली तथा रोम तथा वेनेशिया को छोड़कर इसमें बाकी सबको फिर से मिला लिया, सबको मिला लिया। फिर उसके बाद क्या होता है?
गेरिबाल्डी तक आज कर लेंगे सही से। थोड़ा सा वातावरण सही नहीं है जिसको बोल सकते, आवाज़ इधर उधर से आ रहा है, तो गेरिबाल्डी तो इसको कर लेंगे। उसके बाद क्वेश्चन आंसर में के माध्यम से पूरा ख़त्म कर देंगे इसको, तो ज़्यादा टाइम नहीं लगेंगे। ना एक चैप्टर में 2 से 3 वीडियो ऑब्जेक्टिव भी कराना है ना, ऑब्जेक्टिव कराना, सब्जेक्टिव कराना है। 1 सेकेंड आप लोग रुक जाइएगा थोड़ा सा। सॉरी दोस्तों, रोड के साइड में थोड़ा सा हो ही जाता है। तो चलिए हम लोग कहाँ थे कि गेरिबाल्डी के बारे में पढ़ना था, है ना। तो गेरिबाल्डी के बारे में पढ़ना। गेरिबाल्डी क्या है? गेरिबाल्डी क्या था? पेशे से नाविक था। ये बहुत ऑब्जेक्टिव जो है, इंपॉर्टेंट ऑब्जेक्टिव है। इसमें क्या पूछा जाता है? फर्स्ट लाइन में ही है कि जो है गेरिबाल्डी पेशे से नाविक था और मेजनी के विचारों का समर्थक था। कौन था? गेरिबाल्डी जो है पेशे से नाविक था और मेजनी के विचारों का समर्थक था। उसके बाद गेरिबाल्डी ने लाल कुर्ती नामक सेना का गठन किया। गेरिबाल्डी ने क्या किया? लाल कुर्ती नामक सेना का गठन किया। किसने किया? गेरिबाल्डी ने किया। लाल कुर्ती नामक सेना का गठन किया था। उसके बाद है गेरिबाल्डी सिसिली और नेपल्स पर आक्रमण कर वहां गणतंत्र का स्थापना किया। गेरिबाल्डी ने क्या किया? गेरिबाल्डी ने सिसिली और नेपल्स पर आक्रमण करके क्या किया? वहां पर गणतंत्र का स्थापना किया। उसके बाद है गेरिबाल्डी ने 1862 में रोम पर आक्रमण का योजना बनाया। कब? 1862 में। उसको तो उड़ा देना है। क्या क्या? गेरिबाल्डी ने 1862 में रोम पर आक्रमण करने का योजना बनाया, प्लानिंग। उसके बाद काबुल ने रोम का रक्षा के लिए अपनी सेना भेजा। उसके बाद काउंट काबुल ने क्या किया? इसने योजना बनाया है उसको आक्रमण का, लेकिन काबुल ने क्या किया? रोम का रक्षा के लिए अपनी सेना भेज दी। वहाँ पे अब सेना भेज दी, जाओ उसको रक्षा करो। गेरिबाल्डी ने आक्रमण करने वाला है। उसके बाद यह रोम ने गेरिबाल्डी की भेंट काबुल से हुई। वहाँ से वहीं पे उस दोनों का भेंट हो गया। किसका? रोम में ही इसने आक्रमण करने गया और उधर गेरिबाल्डी भेंट हो गया। किससे? काउंट काबुल को गेरिबाल्डी से भेंट हुई और वह दक्षिणी इटली के जीते हुए क्षेत्र को विक्टर एमैनुअल को दे दिया। उसमें क्या था? जो जीता हुआ क्षेत्र कौन था? दक्षिण इटली। किसको दे दिया? विक्टर एमैनुअल को दे दिया। गेरिबाल्डी अपनी सारी संपत्ति त्याग कर साधारण किसान के तरह जीवन जीने लगा। वाह, क्या आदमी था भाई। तो गेरिबाल्डी अपनी सारी संपत्ति को त्याग कर क्या करने लगा? साधारण किसान की तरह जीवन जीने लगा। किसने? गेरिबाल्डी ने। जितना भी संपत्ति था अपना सब त्याग कर दिया। बाबा जी सब किसान खेती करेंगे, खाएंगे। क्या बन गया? किसान बन गया। किसान की तरह जीवन व्यतीत करने लग गया। आज का क्लास जो है यहीं पे समाप्त करते हैं। यदि आप लोग को सही है, इसको जितना भी पढ़ाए उसको यदि अच्छा तरीके से लगा होगा, अच्छे से समझ में आया होगा, भाषा जैसे क्लास था थोड़ा सा, तो उसके लिए सॉरी। इसको जो है ना इतिहास में ऐसा ही होता है, थोड़ा इसका क्वेश्चन आंसर जब कराएंगे और एक्टिव से कराएंगे और एनर्जी के साथ कराएंगे। और चलिए इसको जो है थोड़ा सा कोई बच्चा जो है कमेंट था उसका एक शायरी था, इसको गुनगुना दीजिएगा सर। तो चलिए इसको जो है करते हैं, इसको लिख के भी लाए हैं। देखिए क्या है थोड़ा सा कि मेरा हर दिन तेरी हर रात से बेहतर होगा। वाह वाह, क्या लाइन है भाई साहब। क्या है? मेरा हर दिन तेरी हर रात से बेहतर होगा मेरा इनकार। क्या इकरार है? क्या मेरा इकरार तेरे हर इनकार से अच्छा होगा। क्या था? मेरी हर दिन तेरी हर रात से बेहतर होगा, ते मेरा इकरार तेरा इनकार से अच्छा होगा, नहीं ऊपर होगा। आज ठुकरा रही हो, आज ठुकरा रही हो जिस मेहनती इंसान को, वाह क्या लाइन है। आज ठुकरा रही हो जिस मेहनती इंसान को, कल उसी की वर्दी का सम्मान तेरे लाल जोड़ से भी बढ़कर होगा। ओहो क्या शायरी था भाई साहब। चलिए इसको एक बार और अच्छे से तरीके से कर लेते हैं। क्या? मेरा हर दिन तेरी हर रात से बेहतर होगा, मेरे हर दिन तेरी हर रात से बेहतर होगा, मेरा इकरार तेरा इनकार से ऊपर होगा। आज ठुकरा रही हो जिस मेहनती इंसान को, आज ठुकरा रही हो जिस मेहनती इंसान को, कल उसी की वर्दी का सम्मान तेरे लाल जोड़े से भी बढ़कर होगा। वाह, अच्छा लगा हो तो इसको ज़रूर आप शेयर कीजिएगा। बहुत अच्छा से इसको भेजा गया था लिख के। तो चलिए आज क्लास को समाप्त करते हैं। जो एसएसटी का क्लास जो था इतिहास, इसमें जो फर्स्ट चैप्टर हम कराए, यदि आप लोग को अच्छा लगा होगा क्लास को जो शेयर कीजिए और
चैनल को सब्सक्राइब कीजिए। इस चैनल को सब्सक्राइब करने से आप लोग को ज़रूर ना कुछ तो ज़रूर फ़ायदा होगा। छोटे से चैनल इसको सब्सक्राइब कीजिए, दोस्तों के पास भी शेयर कीजिए, ताकि जो हम लोग का भी एनर्जी बने हुए रहे, आप लोग के साथ फ्री में मेहनत कर सके। और इसी तरह हर एक का जो है नहीं होता है चैप्टर का जो है उसमें इमेज वगैरह साथ लेके आए और आपको पढ़ाए, और सबको जो है इसका जो है PDF भी आपको अब तक पहुंच सके व्हाट्सअप नंबर के माध्यम से। आप लोग को व्हाट्सअप नंबर तो नहीं दिख रहा होगा इधर, चलिए यहाँ दिखा देते हैं, इसमें होगा व्हाट्सअप नंबर, नहीं है इसमें। चलिए एक अपना व्हाट्सअप नंबर देते हैं जिस पे आप जो है ना क्या कर सकते हैं, इस पर मैसेज कर सकते हैं। क्या है 9153927008। सिर्फ व्हाट्सअप मैसेज कीजिए इस पर, जिससे क्या होगा कि व्हाट्सअप ग्रुप जो डाउट ग्रुप है और इसका जो ओरिजिनल ग्रुप है उसमें जोड़ दिया जाएगा। जो भी इसका जो है PPT जिसमें हम पढ़ाए अभी उसका PDF आपको उसमें डायरेक्ट सेंड कर दिया जाएगा, जिससे आप नोट्स सही बना सकते हैं। और इस नंबर पे जो है आप जो मैसेज करेंगे डाउट, जिसमें भी आपको डाउट रह गया हो उसका क्लियर कराया जाएगा। और जो भी आपको लगता है कि सर इस टॉपिक को अच्छे से समझा दीजिए, या भाई इस टॉपिक को अच्छा से समझा दीजिए, दोस्त या इस टॉपिक को अच्छा से समझा दीजिए, सब के लिए राजी हम। जो आप कहिएगा उसको ज़रूर कराया जाएगा। इसलिए इस चैनल को जो है आप सब्सक्राइब करके रख लीजिए, ताकि कभी आने वाले समय में आपको ऐसा नहीं मतलब महसूस हो कि काश इस चैनल से पढ़ लिए होते। इससे चैनल इसको मत समझिए, आप अपना मंदिर कोचिंग जो समझना उसको वो समझिए। ऑफलाइन कोचिंग जैसे पढ़ते हैं आप लोग उसको समझिए। चैनल के माध्यम से सिर्फ आप लोग को पढ़ाते, एक माध्यम है, इसलिए इसको सब्सक्राइब कीजिए और अपने दोस्तों के पास भी शेयर कीजिए और ये ग्रुप में ज़रूर जुड़ें। चलिए धन्यवाद आप लोग का, और वीडियो तक जुड़े रहे उसके लिए थैंक यू। जय हिंद, जय भारत।